पहले से ही बदहाल वेनेजुएला में अब भूकंप की मार ने हजारों जिंदगी तबाह कर दी। सिर्फ 40 सेकंड के अंतर से आए भूकंप ने कोहराम मचा दिया। लोग जान बचाने को इधर से उधर भागते नजर आए। देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या है अब हालात, कितनी दहशत में है लोग वहां और कितना हुआ है नुकसान, पूरी खबर डिटेल के साथ बताएंगे आपको। और पासपोर्ट मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है, क्योंकि पासपोर्ट पर एक बार फिर घिर चुके हैं राहुल गांधी। सवाल ये है कि क्या पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है? हाल ही में इसी सवाल ने देश में बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर भारतीय नागरिकता का असली प्रमाण क्या है? आइए समझते हैं पूरा डिटेल आसान भाषा में। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। कई पुराने चेहरों को बाहर किया गया है तो कई नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर बीजेपी की नई टीम में किसे मौका मिला है और इसके पीछे की रणनीति क्या है? पूरी लिस्ट की परत दर परत आज आपको बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीत दास श्रीवास्तव। चालीस सेकंड के अंतर पर आए भूकंप में सब कुछ तबाह हो गया। 7.2 और 7.5 की तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। वेनेजुएला में हजारों मौतें हो गई, अफरा तफरी मच गई। जान बचाने को लोग भागते रहे, सड़कों पर उतर आए लोग। इमारतें जमींदोज हो गई। लोग सड़कों पर एक दूसरे की जान बचाते भी नजर आए। कुछ सेकंड में धरती ऐसी कांपी कि पूरा देश दहल उठा। महज 1 मिनट के अंदर आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने वेनेजुएला को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। पहले से ही आर्थिक हालात खराब थे और ऐसे में भूकंप ने सब कुछ खत्म कर दिया। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा असर राजधानी काराकास और उत्तर तटीय इलाकों में देखी गई है। कई ऊंची इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि काराकास में एक 22 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। चीख पुकार मची और राहत बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है। कई लोग मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के बाद अब तक 20 से ज्यादा आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है कि हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से फिलहाल क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील भी की है। इस बीच एक और बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है कि भूकंप आने के कुछ सेकंड पहले ही लाखों एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल की तरफ से अलर्ट भी मिला था। विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल भूकंप की वैसे तो भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन शुरुआती कंपन को पहचान कर लोगों को कुछ सेकंड पहले चेतावनी जरूर दे सकता है। यूएसजीएस के अनुसार 1900 के बाद पहली बार वेनेजुएला में इतना शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था। दुनिया भर के कई देश अब वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आए हैं। 100 अरब डॉलर तक का नुकसान बताया जा रहा है। अमेरिका, मैक्सिको, कतर, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई अन्य देशों की राहत टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी तत्काल सहायता भेजने की घोषणा की है। भूकंप के कारण कई इलाकों में ट्रेन, मेट्रो और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हवाई अड्डे को भी अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी अलर्ट भी किया गया है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत की तरफ से शोक जताया गया है। पूरे देश इस समय आपदा से परेशान है और इस समय बाकी के जो देश हैं वो मदद के लिए दौड़ रहे हैं। और इधर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। सरकार का कहना है कि ये कोई नया नियम नहीं है और ना ही हाल ही में कोई नई नीति बनाई गई है, ना ही बदली गई है। दरअसल विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि ये कानूनी स्थिति पहले से ही लागू है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पासपोर्ट की उचित जांच और सत्यापन के बाद इसे जारी किया जाता है, लेकिन कानून की नज़र में ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। सरकार ने यह भी बताया कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2013 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि केवल पासपोर्ट होना नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे आज नागरिकता का प्रमाण कुछ और ही मानदंडों से तय किया जा रहा है।
वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोगों ने आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर आम लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन रही है। और इस समय सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर भारतीय नागरिकता का वास्तविक प्रमाण क्या है। सरकारी जानकारी और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल होता है। हालांकि भारत के अधिकांश नागरिक जन्म या वंश के आधार पर भारतीय नागरिक होते हैं। ऐसे लोगों को अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। सरकार के मुताबिक भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और किसी क्षेत्र में भारत के विलय होने के आधार पर। तो पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा के दौरान व्यक्ति की पहचान करना है और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नागरिकता एक अलग कानूनी स्थिति है जिसे नागरिकता अधिनियम नियंत्रित करता है। फिलहाल सरकार का कहना है कि पासपोर्ट का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन कानूनी रूप से इसे नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। और आइए अब लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी ने अपने नए संगठनात्मक पदाधिकारियों की एक सूची जारी कर दी है। 57 पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस नई सूची में पार्टी ने जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा है। संगठन में सामान्य और अगड़ी जाति के 16 नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें 7 ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दलित समाज की बात करें तो इसमें से आने वाले 6 नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनमें पूर्व सांसद प्रियंका रावत और आकांक्षा सोनकर जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा ओबीसी नेताओं की भी नई टीम में मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है। हालांकि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। नई सूची की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने लंबे समय से संगठन में काम कर रहे कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया है और उन्हें हटाकर नए नेताओं को, नए चेहरों को जगह दी है। बीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी थी कि करीब 10 साल से संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं की जगह अब नए चेहरों को आगे लाया जाएगा और इसी रणनीति के तहत कई पुराने चेहरों को, कई पुराने नेताओं की संगठन से विदाई कर दी गई है। अब नई सूची में पंकज सिंह खुद संगठन में नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई नीरज सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और कामेश्वर सिंह को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी की नई टीम में संघ और योगी आदित्यनाथ के पसंद का प्रभाव दिखाई दे रहा है। योगी के करीबी नेताओं और उनकी पसंद के चेहरों को सूची में खास जगह दी गई है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल की भूमिका भी इसमें काफ़ी अहम मानी जा रही है। संगठन की नई टीम तैयार करने में धर्मपाल सिंह की रणनीति का असर रहा। इसके अलावा संघ के पूर्वी यूपी के क्षेत्र प्रचारक अनिल की सिफारिश भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से सुझाए गए कुछ नामों को भी टीम में जगह दी गई है, यानी पंकज चौधरी की पसंद का भी ध्यान रखा गया है। नई टीम को देखकर ये संकेत मिल रहा है कि सरकार के बाद, यानी इस सरकार के बाद अब संगठन में भी योगी आदित्यनाथ की पकड़ मजबूत हो सकती है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।